मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना चौथा पाठ यानी कि फोर्थ लेसन, जिसका नाम है नन्हा फनकार। तो आप भी मेरे साथ अपनी बुक ओपन करके बैठ जाइए और साथ साथ पढ़िए और सुनिए। वह लड़का एक चौकोर, चौकोर मीन्स चौरस, स्क्वायर, चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। प्रार्थना बुदबुदाई मतलब प्रार्थना मीन्स प्रेयर, बुदबुदाई मतलब अपने मुंह के अंदर ही बोलना। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो छेनी हथौड़ा बच्चों आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो कि बच्चे के हाथ में एक हैमर है, एक राइट हैंड में उसके हैमर है जिसको हथौड़ा बोलते हैं, और दूसरे हाथ में वो छेनी है। छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। अब बच्चा ये क्या करता था, ये आप देख सकते हो पिक्चर में कि वो कार्विंग का काम करता था, पत्थर पे नक्काशी करने का। कुछ दिन पहले ही उसने एक पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। कड़ियां उके मतलब पत्थर के ऊपर घंटियों की कतार, घंटियां बनाना और उसकी जो कड़ियां थी वो उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी, नोक मतलब पॉइंट, आगे से कॉर्नर जो होता है छेनी का वो टिकाया और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया, जैसे कि वो पिक्चर में कर रहा है, आप देख सकते हो। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचे, किरचे मतलब बच्चों जो ग्रेनुअल्स, पत्थर जब टूटता है तो छोटे छोटे जो बारीक बारीक कण होते हैं ना, उसको किरचे बोलते हैं। किरचे छितरा जाती, छितराना मतलब इधर उधर फैलती, बिखरती। और वह आंखें सिकोड़ लेता, आंखें सिकोड़ लेता मतलब आंखें बंद कर लेता थोड़ी सी। साथ साथ धीमी धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने लगता मतलब गाना गाने लगता। इसके चारों ओर दूसरे संग तराश, संग तराश मतलब इन जो ये तराश, पत्थर को तराशने का काम करते हैं ना बच्चों, उनको हम हिंदी में संग तराश भी बोलते हैं। हिंदी उर्दू दोनों में ही उनको संग तराश कहा जाता है। संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव, इस बच्चे का नाम क्या था? केशव। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। उकेरना मतलब बनाना। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, बेल बूटे मतलब बच्चों, बेल मतलब जैसे वो लता होती है ना, और बूटा मतलब ये फूल, फूल छोटे छोटे फूल के जैसे बर्ड्स होते हैं उसकी शेप बनाना, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े, यह सब पत्थर पर उकेर पाएगा। बच्चों आपने देखा होगा हमारा साउथ इंडिया तो वैसे भी बहुत फेमस है। अपने मंदिरों में जो हमारा, आपने देखा है हमारे मंदिरों में बाहर कितनी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग्स होती है, कितनी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बनी होती हैं, और बहुत सारे ऐसे ही जो फूल के और बेल के डिजाइन बने होते हैं, वो सब जो होते हैं ना, इसको नक्काशी बोलते हैं, जो कि पत्थर पर उकेर के बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे, तो उसको ऐसा लगता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये सारे डिजाइन बना पाऊंगा जैसे कि उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बना रहे थे। आगरा, आगरे का किला तो बच्चों आप सब जानते होंगे, और बादशाह अकबर को भी सब जानते होंगे। और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी बच्चों, नेक्स्ट पेज, केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसने गुजरात के पुश्तैनी गांव, पुश्तैनी मतलब नेटिव विलेज, पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, सीकरी बच्चों आगरे के पास ही एक जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। आगरा, आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी, क्योंकि शोर था तो उसको कोई आ गया, कोई आया इंसान जिसकी कदमों की आहट केशव को सुनाई भी ना पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह का मतलब बेहद खूबसूरत। ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? किसी ने उससे, केशव से पूछा। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, बेशक मतलब नो डाउट,
बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव होके, गुस्सा होके। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। ये किसने कहा? केशव ने। 10 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में, 13 मतलब 13, 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। लड़ाई मतलब बच्चों वॉर, हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला मतलब मीडियम हाइट। वह सफेद अंग रखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह ढके हुए थे। ये बच्चों आप अपने साथ में जो नेक्स्ट पेज है उसमें देख सकते हो उसका अटायर, उसने क्या पहना है और कैसा लग रहा है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को, अंगूठी मतलब रिंग, अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक मतलब शार्प नोज, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, मुस्टैचेस। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी का मुआयना मीन्स वो देख रहा था, उसको एज्यूम कर रहा था, उसकी पर्सनैलिटी को कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काम काफी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने नेक्स्ट पेज, किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। इससे पहले कि केशव कुछ जवाब देता, उसने देखा कोई आदमी दौड़कर आ रहा है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, उसने पहरेदार ने कहा, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हाफते हुए उसने कहा। हाफते हुए मतलब वो भाग के आया तो उसको सांस चढ़ रही थी। फिर वह मुड़कर भौचक भौचक मतलब हैरान से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? कि बेवकूफ खड़ा हो जा, हुजूर आला मतलब महाराज के सामने बैठने की तूने जरूरत मतलब इतने तूने हिम्मत कैसे करी? झुककर सलाम कर इन्हें, उसने कहा कि इन्हें झुककर सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी, नीचे गिरी। जैसे ही वो मतलब थोड़ा डर गया और हैरान हो गया तो उसके हाथ में जो छेनी थी वो छूटकर नीचे गिर गई। वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? उसके दिमाग में ये ख्याल आया। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। बच्चों जब खरगोश डर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार देगा तो उसकी नज़रें बेचारे की बहुत ऐसे छोटी छोटी सी हो जाती हैं और वो बहुत डर के देखता है, तो उस तरह की नज़रों से वह अकबर को देखने लगा। बच्चा, उसे ये डर लग रहा नहीं अकबर उसको कुछ सजा ना दे दे या डांटे ना। अकबर को पहरेदार की है दखलंदाजी, दखलंदाजी मतलब इंटरफेरेंस भली ना लगी। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, मतलब कि अकेला छोड़ दो, तुम चले जाओ। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था, कंफ्यूजन में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपनी नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि शायद बादशाह अकबर उससे थोड़े इम्प्रेस हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पेज। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दे दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। सिर कैसे हिलाया उसने? यस में। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनकी छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव मतलब वापस आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से मतलब डाउटफुल नजरों से अकबर को देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपका गया, मतलब केशव थोड़ा सा एकदम से ऐसा हो गया बच्चों, थोड़ा सा जैसे घबरा के हो जाता है ना कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया और बादशाह को बुरा तो नहीं लगेगा।
दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, यह ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से, मतलब थोड़ा सा ऑफ मूड होके या डर के ऐसे कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। अब वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा कि कैसे इसको होल्ड करना है। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया। नमूना मतलब सैंपल, एक डिजाइन बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे जो कटाव था, जो कट पड़ना था ना बच्चों, वो ज्यादा गहरा हो गया, डीप हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता, मीन्स स्लोली से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखिए, मतलब थोड़ी सी आंखें अपनी श्रिंक करके ऐसे रखिए, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। तो अकबर मुस्कुराए। जी हजूर, अकबर ने मुस्कुराकर बच्चे को ये कहा, जी हुजूर। कि जब जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में जो व्यक्ति बैठा है, यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से, अनाड़ी मतलब जिसको काम नहीं आता हो, तो इस काम में तो बादशाह अकबर अनाड़ी थे ना, उनको तो नहीं आता था ये कार्विंग वगैरह करना। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वयस्क मतलब एडल्ट, बड़े उम्र का आदमी। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में, मतलब जो केशव था, उसको मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किसी तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर वह फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। जैसे ही बादशाह से थोड़ी सी भी गलती होती ना बच्चों, तो वो फौरन अपनी आईब्रोज को ऐसे सिकोड़ लेता, मीन्स ऐसे टेंशन में लेकर आता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति मतलब ना कर देता, मना कर देता कि नहीं, यहाँ से गलत हो गया। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। उसके बाद अकबर ने क्या किया, रिलैक्स होकर बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद, मतलब आसपास में जितने भी दूसरे संग तराश थे, वो बड़े कतूहल से देख रहे थे, बहुत क्यूरियोसिटी से उन दोनों को देख रहे थे कि ये दोनों, बादशाह अकबर इस बच्चे के साथ बैठ के क्या कर रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था। कि जो उसने नमूने, मतलब डिजाइन पत्थर पे बनाया हुआ था, सिर्फ उनको ही नहीं तराश रहा था, अपनी मर्जी से भी उसमें कुछ और एडिशन कर रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, मतलब बड़े आर्टिस्ट बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना मीन्स फैक्ट्री। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा, फैक्ट्री बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत मतलब मेरी रियासत, मेरी जो ये स्टेट हैं, मेरा देश के जो, मीन्स जितने भी जो सबसे बड़े फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचे गलीचे मतलब कारपेट के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां पर जरूर काम करूंगा। नेक्स्ट पेज बच्चों। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव, ये बादशाह ने कहा। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा, सबको बताता रहा। तो रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ, उसकी आंखों में तो नींद नहीं थी। ही वॉज सो एक्साइटेड बच्चों। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया, अपने पिता के बेड में चला गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, मतलब फेमस हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाह के सहारे टिकाकर केशव ने धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा।
कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल हैं, पैलेस हैं, फिर भी वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है, रीजन है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर अकबर को कोई संतान मतलब कोई बच्चा नहीं था, उनके पास कोई चाइल्ड नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे, मतलब टेंशन में रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी गए। तो बच्चों जो सीकरी जो शहर है, यहाँ पे एक फकीर थे जिनका नाम था, मुस्लिम फकीर थे जिनका नाम था ख्वाजा सलीम चिश्ती। वो मतलब प्रिडिक्शंस करते थे, भविष्य बताते थे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो बादशाह अकबर जो थे वो उनके पास गए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी, कि उनके तीन तीन बच्चे होंगे, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। केशव ने उन बच्चों के नाम बता दिए। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, ये उसके पिता ने कहा, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। ये किसने किया? केशव ने। केशव उन्नीदी आवाज में बोला, और तब तक जो केशव को नींद आने लगी थी, तो उसने सोते सोते हूं किया। तो पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है, और ये बातें करते करते जो केशव था वो सो गया था। तो बच्चों, ये है आज की कहानी। तो आप इस मेरी ऑडियो को बार बार सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो मुश्किल हैं, इसलिए आप ऑडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको कहानी समझ भी आएगी, और कहानी के जो अर्थ है वो भी समझ आएगा। और अगले हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आऊँगी अभ्यास कार्य। तब तक के लिए स्टे सेफ और धन्यवाद।